चलो एनीवेज, अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो भव्य कि अगर आपको लगता है कि मैम इन रिएक्टेंट्स को लेकर जो मेरे रेट लॉ में है मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहा, ना तो मेरा वाटर निकलेगा ना Br2 निकलेगा, बिकॉज उसके लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आपने 2 नहीं करना। आप मेन रूल वायलेट नहीं कर सकते, आप ऐसा प्रोडक्ट बना लो जो नहीं बन सकता, बना लो, इट्स ओके। आपने देखा कि H और O2 Br को मैं कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देता हूँ जो मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने एलिमिनेट हो जाना है, इसको फास्ट स्टेप में ले लो। और ईशान फास्ट स्टेप में और कौन से रिएक्टेंट आएंगे? टोटल कितने HBr थे? हमने अभी तक कितने यूज करे हैं? तो अभी बाकी के 3 HBr भी तो पड़े हैं, इन दोनों को यूज करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। क्या 2 वाटर निकलते हैं? देखो H कितने हैं, 3 और 1 4, तो यहां से 4H2O निकल आएंगे और Br भी 2 निकल रहे हैं, हाँ आई मीन 2H2O और Br2, ये दोनों प्रोडक्ट निकल रहे हैं। अब तुम दोनों को ऐड करो तो जो पहली स्टेप में तुमने प्रोडक्ट बनाया था जो प्रोडक्ट में है ही नहीं वो तो कट ही जाएगा। तो ये तो बहुत इजी है लिखना क्योंकि एवरीथिंग इज इन योर हैंड, तुम जो मर्जी प्रोडक्ट बना सकते हो क्योंकि वो तो अल्टीमेटली फास्ट स्टेप में लेकर क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो कभी ये पैनिक नहीं होना कि मैम फर्स्ट स्टेप से तो वो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा जो मेन रिएक्शन में है, अगर फर्स्ट स्टेप में नहीं बनेगा तो सेकंड स्टेप में बन जाएगा वो। अब देखो सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली 2 वाटर और Br2 बन गए ना। एंड इफ आई कंपेयर इट विद द बुक, उन्होंने इसको HOOBr बनाया, मतलब उन्होंने भी सेम प्रोडक्ट बनाया बट उन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या दी है, HOO। इट इज ओके, अब ये नहीं है कि तुम्हारा आंसर उनसे मैच नहीं हो रहा वो रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि ये तो कोई प्रोडक्ट, ये भी कुछ नहीं होता ये भी कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ रैंडम प्रोडक्ट, है ना। एनी अदर डाउट? सॉरी 6th भी है। अब देखो डाउट्स उन्हीं के होंगे जो करेंगे वर्क, और आज मैं छोड़ रही हूँ, कल से पेरेंट्स ग्रुप में डालना शुरू हो जाएगा, होमवर्क नॉट डन बाय दीज स्टूडेंट। द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है 2H2 plus 2NO gives N2 plus 2 water, और इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप दे रखे हैं। पहले स्टेप में 2NO is in equilibrium with N2O2, सेकेंड स्टेप में N2O2 plus H2 gives N2O plus water, which is a slow step. N2O plus N2 plus water, ये तो बहुत इजी है। इन्होंने हमें इस रिएक्शन के 3 स्टेप्स दे रखे हैं। नॉर्मली हम मैकेनिज्म कितने स्टेप्स का लिखते हैं, इन्होंने मैकेनिज्म में कितने स्टेप बना रखे हैं, बट अगर अभिजीत हमने रेट लॉ लिखना है तो तीनों में से किस स्टेप को देखना है, स्लो स्टेप। रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन, अगर वो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में 10 स्टेप भी दे दें तुम्हारा फोकस स्लो स्टेप पे होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो 3 स्टेप दे रखे हैं, मैं कहती हूँ 3 के 30 भी दे दें। आपकी क्लैरिटी क्या है कि रेट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन दी स्लो स्टेप। आपकी टीम 4 लोगों की हो 40 लोगों की हो, आपकी टीम का जीतना उस बंदे पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो है, क्योंकि अगर उसने काम कर लिया तो आपकी टीम जीत ही जाएगी। तो 4 लोग हैं फिर भी आप उसी बंदे को देख रहे होगे कि ये स्लो वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा। 40 लोग होंगे तब भी आप उसी स्लो को देखोगे, बाकी 39 को नहीं देखोगे, क्योंकि बाकी 39 कर देंगे। अगर वो स्लो बंदा ही काम नहीं करेगा तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट इज विद द रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 स्टेप का दे रखा हो, 40 स्टेप का देख रखा हो, तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए। अब स्लो स्टेप में कौन आ रहा है, तो तुमने एक N2O2 ले लिया और एक क्या ले लिया, बट यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। यस, जब तुमने स्लो स्टेप को देख के अभिजीत, स्लो स्टेप में कौन सा रिएक्टेंट आ रहा था,
बट ये तो मेन रिएक्शन में है ही नहीं। अगर बाय चांस स्लो स्टेप में तुम वो रिएक्टेंट ले लेते हो जो मेन रिएक्शन में है ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करने के लिए जरा फर्स्ट स्टेप देखो, उसमें N2O2 आ रहा है। N2O2 हमें क्यों लेना पड़ रहा था? क्योंकि वो स्लो स्टेप में है, हमें तो स्लो स्टेप को ही देखना है। बट अगेन इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर स्लो स्टेप में ईशान ऐसा रिएक्टेंट दे रखा है जो हमारा मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट है ही नहीं, we try to eliminate, but only if there is a possibility। एक ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें स्लो स्टेप में आई नेगेटिव दे रखा था, पर हमारी मेन रिएक्शन में आई नेगेटिव नहीं था, बट आई नेगेटिव को एलिमिनेट करने के लिए कोई रिएक्शन दे नहीं रखी थी, तो हम फिर ले सकते हैं। बट यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन जो दे रखी है सबसे ऊपर, उसमें N2O2 है ना, और वो रिएक्शन कौन सी है? इक्विलिब्रियम वाली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन क्यों लिखा? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन दे रखी थी वो एक तो इक्विलिब्रियम वाली है। एवरी टाइम वी कांट राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सिर्फ तभी लिख सकते हैं अगर उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का साइन हो। जैसे फर्स्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम का साइन है, तो मैंने अपनी तरफ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिख दिया? प्रोडक्ट अपॉन ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। यहाँ से N2O2 की वैल्यू आ जाएगी। N2O2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं ये उस साइड ले जू, K इंटू NO का स्क्वायर। यहां पर अगर मैं N2O2 की जगह पुट कर दूं K इंटू NO2 का स्क्वायर, तो मेरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? K इंटू K, अगर आप दो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, कोई नया कॉन्स्टेंट, NO2 का स्क्वायर H2। अब मेरा ये रेट लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस रेट लॉ में एक तो NO2 आ रहा है मेरी मेन रिएक्शन में, NO2 NO, यहाँ पे NO है ना, हाँ। तो एक तो हमारी मेन रिएक्शन में क्या आ रहा है, और NO मेन रिएक्शन में है। अब सेकंड द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स 2 + 1। लेकिन जो बच्चा N2O2 को एलिमिनेट ही नहीं करेगा, उसका ऑर्डर भी गलत आ जाएगा, 1 + 1। उन्होंने जानबूझ के सेकंड पार्ट में ऑर्डर क्यों पूछा है? क्योंकि जो बच्चा N2O2 एलिमिनेट ही नहीं करेगा, उसको तो ये लगेगा कि मेरा एक रेट एक N2O2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है और H2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1। तो उसका ऑर्डर 1 + 1 2 आ जाएगा। सो अगर आई अगेन रिपीट, कभी भी अगर हमें ऐसा मैकेनिज्म गिवन होता है जिसमें 3-4 स्टेप्स हैं, तो स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे कि रेट डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। शुरुआत तो मैंने वैसे ही करी। स्लो स्टेप में मुझे एक रिएक्टेंट कौन सा दिख रहा था? N2O2, सो आई टुक N2O2। अनदर रिएक्टेंट वाज H2H2। बट जब मैंने रियलाइज किया कि मेन रिएक्शन जिसका मैं रेट लॉ लिख रही हूँ उसमें तो N2O2 है ही नहीं, तो आपने कोशिश करनी है उस N2O2 को एलिमिनेट करने की। कभी कभार तो एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी होगी, कभी कभी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब अगर उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन ही ना दे रखी होती, फिर तो आप N2O2 को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, फिर तो आप यहीं छोड़ आते भव्या। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन जो सबसे ऊपर वाली दे रखी थी, वो कौन सी रिएक्शन थी? इक्विलिब्रियम वाली। जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो वी कैन ऑलवेज राइट इक्विलिब्रियम। हाउ कैन वी राइट दैट? प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट, इसमें N2O2 है, आई मीन वही N2O2 जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय NO की पावर 2। तो यहां से मैंने क्या किया? N2O2 का एक्सप्रेशन निकाल लिया K के टर्म्स में। और यहाँ पे नैतिक, मैंने कल आप लोगों का मैकेनिज्म तक ही टेस्ट है, तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। 15-20 मिनट का टेस्ट होगा। ऐसे पहले मैं आगे तभी करवाऊंगी जब मैंने जितनी भी प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स अब तक हुई हैं, तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा यू गाइस आर स्टार्टिंग और नो। जितनी भी प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स स्टिल मैकेनिज्म, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का टेस्ट मैं फुल टेस्ट में ही लूंगी, क्योंकि ये चैप्टर वैसे 2 पार्ट्स में कभी लिया भी नहीं गया, क्योंकि दिस सच अ स्मॉल चैप्टर। इस पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी है, खत्म। बट जस्ट टू सी दैट यू पीपल आर स्टार्टिंग और नॉट, कल आने पहले 15 मिनट का टेस्ट होएगा गुरताज। हाँ, यहाँ तक ही, इत्थे तक। तुम तो होशियार बच्चे हो, नलायकों को भी देखना, इधर देखो। अब ऑर्डर क्या आ गया?
आइंस्टाइन वाली इक्वेशन है, डिराइव करता है, होशियार ही है। आइंस्टाइन क्या ऑर्डर आ गया 2+1। इज द मैकेनिज्म क्लियर? अब मैकेनिज्म वाली एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लमैटिक थिंग्स वर फर्स्ट एंड 7, वो मैंने ऑलरेडी करा दी थी। तुम्हें सेकंड में प्रॉब्लम आई, मैंने वो करवा दिया, थर्ड में आई वो करवा दिया, सिक्स्थ में आई वो करवा दिया, बच के 4 और 5। वो भी कहोगे तो वो भी करवा देते। तो यहाँ तक कल टेस्ट है। पता है कितनी प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस आ रही हैं? एक ये मैकेनिज्म वाली, इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन जो दिए हैं। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, जो लोग, जब मैंने मैकेनिज्म की 7 प्रॉब्लम्स दिए थे, उससे पहले 5 प्रॉब्लम्स भी दी थी, वो कह रहे हैं बच्चे की मैम समझ नहीं आई। वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट इज के 3 × 10⁻² पर आवर। व्हाट इज द ऑर्डर? भव्या, जो 5 प्रॉब्लम फिर से हुई नहीं, के की वैल्यू दे रखी है, बट क्या वैल्यू को देख के हम ऑर्डर बता सकते हैं? यूनिट्स, जब भी यूनिट्स पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर होती हैं तो ऑर्डर इज फर्स्ट। एक टेबल मैंने करवाया था, दैट फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ के वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट द ऑर्डर। अगर के की यूनिट्स हमें मोल पर लीटर पर सेकेंड दे रखी होती तो ऑर्डर क्या होता? 0। पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर दे रखी होंगी तो ऑर्डर इज, लीटर पर मोल दे रखी होंगी तो ऑर्डर इज। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने मैकेनिज्म से पहले वाले 5 प्रॉब्लम दे रखी थी, ये तो कुछ भी नहीं थी, ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू दे रखी है और ऑर्डर पूछा है। के की वैल्यू से कभी भी ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं होता, बट व्हेन यू लुक दैट इट्स यूनिट, तो आपने देखा कि इसकी यूनिट पर आवर है। पर आवर मतलब क्या होगी? पर मिनट, पर सेकंड, फर्स्ट। सारे कैसे होंगे एट अ टाइम? अगला क्वेश्चन है, अगले में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻², बट यूनिट्स आर पर मोल लीटर। पर मोल लीटर मतलब लीटर पर मोल, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर नहीं है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? सेकंड। 0 नहीं, 0 में मोल पर लीटर होता है, ये क्या है? लीटर पर मोल। और थर्ड में आपको के की यूनिट्स निकालनी है। थर्ड में आपको रेट लॉ गिवन है, के ए की पावर 1/2। हाँ जी नैतिक बंसल, थर्ड क्वेश्चन में के की यूनिट्स निकालनी है, कैसे निकालोगे? अब ये नॉर्मल 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तो है नहीं। पहले रेट की यूनिट्स क्या होती हैं? मोल पर लीटर पर। ए की, ए क्या है? ए क्या है नैतिक? इधर देखो, ए कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, बट उसकी पावर में क्या है? बी कंसंट्रेशन की यूनिट पावर में 2। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर, इधर पर सेकंड ही रहेगा। अब इधर मोल पर लीटर एक तो हाफ बची है, एक 1 बची है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगी? उसको नीचे ले आओ, मोल पर लीटर 3/2, तो के की यूनिट्स क्या होगी? ये ऊपर जाएगा, लीटर 3/2 हो जाएगी, उल्टा मोल -3/2। सो दैट मीन्स के की यूनिट्स कई बार जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर वाली पूछी जाएंगी। ऐसे कोई रैंडम ऑर्डर दे देंगे आपको और उसमें बोलेंगे के की यूनिट्स बताओ। ये तो मुझे भी याद नहीं थी, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड 0 ऑर्डर रेट रिएक्शन नहीं है, या स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन नहीं है कि मैं देख के बोल दूं कि के की यूनिट मोल की पावर 3/2 होगी। ये हमें कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट कैसे करनी है? बस पुट कर दो, रेट की तुम्हें पता है, कॉन्सेंट्रेशन की आपको पता है, जो मोल पर लीटर कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो रहा है। इट इज जस्ट अ मैथ्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बाकी 2 क्वेश्चन भी खुद कर लोगे। अब मैंने कल आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करवाई थी, 0 ऑर्डर की होगी थी। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ तो नहीं कराए थे? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर के नहीं कराए। मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन मैंने डिराइव करवा दी थी, लॉग R0/R
प्लीज हैव अ लुक, दीज थिंग्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये वो पार्ट चल रहा है, एक तो चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बाद ओनली वन टॉपिक आर्हीनियस इक्वेशन, चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, दोबारा होने के बाद भी वाइंड अप हो चुका है, तो यू कैन जस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग कि कितना छोटा सा चैप्टर है। नो, उल्टा इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है और एक आर्हीनियस इक्वेशन है, बाकी तो वो छोटे मोटे टॉपिक्स ही हैं, तुम ध्यान नहीं दे रहे नैतिक। अदरवाइज दिस चैप्टर इज, और एंड इट्स नॉट विद यू, एवरी बैच में होता है मैम, केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता। बच्चे इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते ना मतलब इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि उनको लगता है कि ये चैप्टर बाय डिफॉल्ट टफ है। अगर ये सोल्यूशन की जगह पहला चैप्टर होता ना, तो ये तुम्हें सबसे इजी लगता है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ जीरो ऑर्डर और एक बस। यार होते हैं ना, तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो 50 बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मेरे को 15 साल हो गए, तू बिलीव नहीं करेगा, मुझे खुद अजीब लगता है जब बच्चे मुझे बीच में बोल रहे होते हैं कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता, एंड तक बोल रहे थे प्री बोर्ड, और मुझे यही समझ नहीं आता कि इसमें क्या नहीं आता, बट नहीं आता तो नहीं होता। अब आई ऑलवेज टेल यू कि कई बच्चों के लिए कोई छोटी चीज भी बहुत मुश्किल हो सकती है। आई रियलाइज इट व्हेन आई लर्न समथिंग विच आर आउट ऑफ माई इंटरेस्ट। जब मैं कोई छोटी छोटी चीजें सीखती हूँ, अब किसी को कुकिंग मुश्किल लगती है, वो कहेगा है ये तो को दाल बनानी मुश्किल लगती है, इसमें क्या लगती होती है कई लोगों को, तो इसलिए वी शुड नेवर जज एनीवन कि हाँ इसको ये क्यों मुश्किल लग रहा है, हर किसी का अपना अपना वो। एनीवेज इधर देखो गुरजोत प्लीज, सारे इक्वेशन तो सारे कर लेते हैं है ना। अब इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीखते हैं, एवरीबडी प्लीज लुक, इधर देखो, कैन आई राइट दिस लाइक दिस, log r नॉट बाय r KT बाय 2.303, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं 2.303 उधर ले जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा दूं, log r बाय r नॉट और यहाँ माइनस लगा दूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया, और जब log को रेसिप्रोकल करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है, वो उधर चला गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो सारे, कमल अब ध्यान नहीं है क्लास में आजकल तुम लोगों का, फिर मेरे को मत कहना कि मैम तैयारी नहीं है। इसको मैं लिख रही हूँ log r माइनस log r नॉट माइनस KT अपॉन 2.303, और फिर इसको उधर लेके आ रही हूँ, log r इज इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं सिर्फ एक चीज कर रही हूँ, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आपको आता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log r एंड t, आपको 4 ग्राफ दे रखे होते हैं बिटवीन log r एंड t, और आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप log r को y एक्सिस पे ले रहे हो और टाइम को x एक्सिस पे ले रहे हो, तो आप इस इक्वेशन से देखो कि ये जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ देखो, मेरी बात सुनो, नहीं करवाया, वो जीरो ऑर्डर का था, प्लीज लो सुनो, अगर सुनोगे नहीं तो चीजें समझ नहीं आएंगी सब। नहीं सुनो पहले मेरी बात, पहले तो अगर ग्राफ log r और t के बीच में, पहले तो ये समझ जाना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी r नॉट माइनस r इज इक्वल टू KT। मतलब अगर तुम ये कह रहे हो कमल की कल भी ग्राफ करा था डाउनवर्ड वाला, वो डाउनवर्ड वाला r और t के बीच में था, वहां log नहीं था, वो भी डिक्रीजिंग था, सुन लो प्लीज, उसमें भी स्लोप नेगेटिव था, बट उसमें स्लोप क्या था, माइनस के, ओनली माइनस के, यानी कि कल को अगर आपको स्लोप गिवन हो आप उसको माइनस के इक्वल कर सकते हो, बट ओनली इफ इट इज, पता कैसे लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, log r नहीं होगा, सिंपल r होगा। सिंपल क्या होगा, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में log होता ही नहीं, तो उसके ग्राफ में भी log नहीं आ सकता, इतनी बात समझ आती है। अब मैं ये कह रही हूं कि अगर ग्राफ log r और t के बीच में है, शेप इसकी भी वैसे ही बनेगी जैसे कल आपने जीरो ऑर्डर के r और t में पढ़ी थी, मतलब सिर्फ इतना फर्क है, जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट डिक्रीज करता है टाइम के साथ, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में कौन डिक्रीज करता है,
log r। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इक्वेशन कह रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब तुमने अपनी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन डिराइव करी, क्योंकि वो लॉग की टर्म्स में आ रही थी, तो जब हम उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली शेप में लेकर आ रहे थे, मतलब ये जो मैंने मैथमेटिक्स करा है, अगर तुम ना भी करो, तुम कहोगे मैम ये क्यों करने की जरूरत है, आई टेल यू व्हाई। जब मैंने इसको ऐसे मॉडिफाई करा है कि log r को मैं इधर रख रही हूँ और माइनस के अपॉन 2.303 टी को, और ये log r नॉट को मैं उधर लेके जा रही हूँ, ये मैंने सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि नैतिक log r इन्होंने कौन सी एक्सिस पे ले रखा है, टाइम उन्होंने कौन सी एक्सिस पे रखा है, x। तो जो x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। कल को अगर तुम्हें इसका स्लोप दे रखा हो, स्लोप की वैल्यू दे रखी हो 20, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये माइनस के अपॉन 2.303 के इक्वल है? क्योंकि अगर तुम्हें इक्वेशन पता होगी तभी पता लगेगा ना कि इन फर्स्ट ऑर्डर जब आप log r को y एक्सिस पे ले लेते हो तो दूसरी साइड टाइम के साथ अकेला माइनस के नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, माइनस के अपॉन। तो कल को अगर आपको log r और t का ग्राफ दे रखा है जो कि शेप में बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा जो जीरो ऑर्डर का शेप थी, बट जीरो ऑर्डर का एक तो ग्राफ log r और t के बीच में नहीं था, और उसका स्लोप सिर्फ किसके इक्वल था, क्योंकि उसके इक्वेशन में आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी था। तो जब आप आर नॉट उधर लेकर गए थे तो आपके पास टी का कोफिशिएंट माइनस के बन रहा था। ये इक्वेशन देख के ही पता लगता है। लेकिन जब हमने फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन में देखा कि अगर आप log r कहाँ पे ले रहे हो, वाई एक्सिस में, टाइम किस के यहाँ ले रहे हो, तो टाइम के साथ अकेला माइनस के नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, माइनस के अपॉन। तो कल को अगर ग्राफ पहचानना आ गया दैट विच इज द करेक्ट ग्राफ, एक तो ऐसे ग्राफ पे टिक करना है जो डिक्रीजिंग हो, क्या हो, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिक्रीज ही करता है, बस फर्क क्या है कमल, यहाँ पे आर नहीं डिक्रीज करेगा, यहाँ पे कौन डिक्रीज करेगा। सेकेंडली, अगर बाई चांस स्लोप देकर के पूछा हो तो स्लोप को माइनस के बराबर मत करना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। अगर आपको इक्वेशन नहीं भी याद, इतना आपको याद रहेगा कि उसकी इक्वेशन में अकेला माइनस के नहीं आता था, क्या आता था, माइनस के अपॉन 2.30। बट क्या चीजें इतनी आसान होती हैं, इतनी आसान नहीं होती। आसान क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कभी कभार वो क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए log r नॉट बाय r का ग्राफ दे देते हैं, पूरे r नॉट बाय। अब ध्यान से देखो, अगर log r नॉट बाय r का टाइम के साथ ग्राफ रखा है तो स्लोप कैसा है, फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देख लेना, अगर r नॉट बाय r का t तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, अगर log r का टाइम के साथ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, क्योंकि फर्क समझो, ये ग्राफ आप कौन से के बीच में बना रहे हो, log r और जिसका स्लोप क्या आ रहा था, माइनस के अपॉन भव्या। लेकिन कभी कभार वो पूरे log r नॉट बाय r का ग्राफ पूछ लेते हैं टाइम के साथ, तो अगर तुम एक ही ग्राफ याद करके जाओगे log का, तो तुम्हारे दिमाग में तो ये रहेगा कि ग्राफ हमेशा यही बनाना है। दोनों ग्राफ याद करो, क्वेश्चन को पढ़ना। अगर तो log r का टाइम के साथ है तो इक्वेशन क्या कहती है कि log r का t के साथ नेगेटिव रिलेशन है, क्या रिलेशन है, स्लोप इज, और वो शुरू भी ऊपर वाले पॉइंट से होएगा, क्योंकि ऊपर log r नॉट y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब मिनिमम वैल्यू log r नॉट से शुरू होगा। लेकिन अगर वो ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, log r नॉट बाय r और, तो स्लोप इज, तो ग्राफ ऊपर वाला आएगा। तो जिन बच्चों को इतना समझ आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में भी डाउनवर्ड स्लोप भी आ सकता है, और बस प्रोवाइडेड वी हैव टू बी कॉशियस दैट वेदर द ग्राफ इज बिटवीन log r और t और log r। एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल? log r by r नॉट का वो कैसे बनेगा, वो भी नेगेटिव, लेकिन उसका y इंटरसेप्ट नहीं होगा, ये तो नीचे की हो जाएगा, नीचे ये जाएगा s, क्योंकि y इंटरसेप्ट है नहीं, होना शुरू से जीरो से है पर जाना भी डाउनवर्ड है, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए कोई ग्राफ है ही नहीं ऐसा। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम डिराइव करते हैं हाफ लाइफ। कल मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ क्या होता है कमल, वो टाइम जब कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है, यानी कि अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो जितने टाइम में वो कितनी रह जाएगी, 5 ग्राम। 100 ले रहे हो कितने टाइम में रह जाएगी, 50। 1000 ले रहे हो कितनी रह जाएगी, 500। ध्यान से देखो, सारे फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोल भव्या, 2 log r नॉट बाय इज इक्वल टू
अब मेरे को पुट करना है ये वैल्यू, लॉग आर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आर नॉट बाय, पर जितने टाइम में हुई है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टी हाफ, आर नॉट से आर नॉट, तो ऊपर 2 चला जाएगा और ये के नीचे आ जाएगा, तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 इंटू लॉग 2 क्या होता है, तो log 2 इज 0.30, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.693 अपॉन के, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला आर नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा 1000 ग्राम लेकर रिएक्शन शुरू कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन, और ये 10 ग्राम लेके शुरू कर रहा है, इसके 500 ग्राम होने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इसके 10 से 5 में होने लगेगा। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था। कल हमने जब जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकाला था वो आर नॉट बाई 2 के आ रहा था, यानी कि वो आर नॉट के प्रोपोर्शनल आ रहा था। आर नॉट के क्या आ रहा था, तो जो ज्यादा आर नॉट लेके चल रहे थे उनका टी हाफ भी ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ की शेप जीरो ऑर्डर वाले कौन से ग्राफ से मैच कर रही है, जब जीरो ऑर्डर का रेट डिपेंड नहीं करता था। इसलिए शेप्स पे कभी मत जाओ, ये शेप जीरो ऑर्डर में भी आ रही है और पर फर्स्ट ऑर्डर में कब आ रही है, जब हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, टी हाफ एंड, तो अब फर्स्ट ऑर्डर के कौन कौन से ग्राफ याद करेंगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर के 4 ग्राफ। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जिसमें रेट आर की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, तो अगर रेट का ग्राफ आ गया तो ऐसे आएगा, जबकि जीरो ऑर्डर का कैसे आता था, वो आर की 0 पावर पे डिपेंड करता था। मैं कंपैरिजन हो जाएगा, देख लो। जीरो ऑर्डर में जब हम रेट का आर के साथ ग्राफ बनाते थे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी, क्योंकि जीरो ऑर्डर में ईशान रेट आर पे डिपेंड ही, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में रेट आर के 1 पावर पे, तो लीनियर। फिर दूसरा ग्राफ हमने करा था कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, ऑलवेज डिक्रीज। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन डायरेक्टली टाइम के साथ क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर में भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, बट कंसंट्रेशन लॉग के साथ ली जाती है। किसके साथ ली जाती है, दोनों ग्राफ की शेप सेम है, उसमें भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, इसमें भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, बट अगर लॉग आर आ गया तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ माना जाएगा, सिंपल आर आ गया तो ये, और जीरो ऑर्डर में स्लोप क्या होगा, और फर्स्ट ऑर्डर में स्लोप क्या होगा। बट कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए जान के लॉग आर की जगह लॉग आर नॉट बाय आर दे रखा हुआ, तो ग्राफ कैसा जाएगा, वैसे मोस्टली ग्राफ डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम का डिक्रीज होती है। बट इन केस अगर जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए आर की जगह यहाँ पे पढ़ लेना कि क्या गिवन है, आर नॉट बाय, तो ग्राफ नीचे की जगह क्या आ जाएगा। फिर लास्ट ग्राफ हमने टी हाफ का करा था। जीरो ऑर्डर का टी हाफ का एक्सप्रेशन कहता था कि मैं तो आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ, इसीलिए जब टी हाफ का ग्राफ आर नॉट के साथ बनाया था तो लीनियर आ रहा था। लेकिन अभी अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या डिराइव करा, 0.693 अपॉन, यानी कि वो आर नॉट पे डिपेंड ही, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। देखो समझ के करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो आज तक कोई बच्चा ग्राफ के क्वेश्चन रट के कर ही नहीं पाया, क्योंकि शेप तो स्ट्रेट लाइन वाली इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। ये बना लो प्लीज। नैतिक कल क्या है, कल ब्लैक डे, क्यों है ब्लैक डे, मजाक कर रही हो, तुम्हारे लिए सरप्राइज भी नहीं है, अब तो बता ही दिया। कल मैंने टेस्ट लेना है, किस क्या क्या टेस्ट लेना है, कोई ऐसे तुम्हारी कॉपियां ले लूंगी, एक एक शीट दूंगी, 2-3 क्या क्या टॉपिक है सुन लो। मैकेनिज्म, इससे पहले क्या कराया, ऑर्डर और ग्राफ्स, बस। हाँ, ग्राफ, मैकेनिज्म, सुन लो कौन सी एक्सरसाइज इसका टेस्ट है, 3 प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस है। गुरदास सुन भी नहीं रहना, टेस्ट किसका है, अभी तक सिर्फ 3 ही प्रैक्टिस और प्रॉब्लम्स भेजी हैं, एक ऑर्डर पे, एक रेट को एक्सप्रेस।
थ्योरी थ्योरी नहीं, कोई थ्योरी का टेस्ट नहीं। जितने भी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस भेजे हैं, 3 ही भेजे हैं अब तक। पहले प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में सिर्फ रेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वही वाला माइनस डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, याद है? पहली एक्सरसाइज में तो रेट को एक्सप्रेस करने वाला था। सेकंड में हाउ टू कैलकुलेट। थर्ड वाली एक्सरसाइज कौन सी है? ग्राफ भी छोड़ो, बस ये 3 एक्सरसाइजेस करा। ग्राफ बस बनाना, टेस्ट नहीं है। अभिजीत का पढ़ना शुरू करना। पढ़ के आओगे ना, प्रॉमिस? ग्राफ्स की शेप एक मिनट दिखाइए क्या कह रहा है। एक्सपोनेंशियल की बात कौन से फिर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होगा ना, पहले ऑर्डर भी तो बता। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। ये रेट अगर ऐसे है तो ये सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर क्योंकि सेकंड ऑर्डर में ए की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, तो जब ए की पावर 2 पे डिपेंड करता है, बट रेट डिक्रीज क्यों कर रहा है टाइम के साथ? देखता हूँ ये फिर जाके कुछ ना कुछ तो है इसमें, भूल गए मैं भी। अगर मैंने इतने कराने लगे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये तो आसान है। हाँ, मुझे इन दोनों ये दोनों मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बनाए किसके बीच में हो रहा है। क्योंकि हाउ कैन रेट डिक्रीज विद टाइम एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस, तो पावर तो फिर हाफ होएगी। एंड व्हाट इज 80? 80 ये मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, बट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, और रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। ये क्या है? ये समझ आ गया। ये देख के आई हो कि है किसके बीच? मेन ग्राफ्स का ही है बस, बाकी तो आते हैं। हाँ, मेन ग्राफ ही तंग करते बाकी हैं। ये तो बेसिक्स ही है, बेसिकली अभी आप वो इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा बात पे आता है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। मेरे को अब अपने आप बताती हूँ टाइम, ठीक है, इसी वीक में। एक्चुअली मैं करा दूंगी मेरी टाइम। As someone who's given the NEET examination and whose picture came in the newspapers actually to show the kind of stress that people are going through, let me tell you, you can't even fathom the amount of stress that is in that examination. Like, I was going crazy. Month, every day. नरेंद्र मोदी गद्दार है। What your mother's house after marriage looks like. The kids are not coming to you
You are being asked what you would like to eat, when you would like to have it. The menu can change 10 minutes before you decide to sit down for dinner because you don't feel like having it and you want your mom to make something else for you. And any time is a good time to sleep. You can sleep multiple times in a day and you know that you will not get disturbed. What else is good? How many ever times you want your clothes can get pressed. जहाँ जाना है जाओ, जहाँ नहीं जाना है मत जाओ. किसी को बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो. The kids are never around because Nani is always taking care of them. And even if they are around, you get this. I love you. Actually, the person who should be getting this is their Nani because she is the goat. But yeah, this is what it looks like. If there was heaven on earth, it would be a married girl's maternal home, aka my car. There is a reason. Also, by the way, I just want to let you know there are 3 types of cakes in the fridge. And the best part is I am the only kid in the house. My 2 sisters are not here, otherwise they get off here. Guys, let me pay to pay. ये बंद कर दिया.